एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं मोटिवेट करना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा कि एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम होना ही है, लेकिन सफलता उसी को मिलनी है जिसकी तैयारी अच्छी होगी। और तैयारी अच्छी तब होगी जब आप निरंतर लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रयास सार्थक दिशा में करना होगा, ऐसा प्रयास जो आपको स्मार्ट स्टडी के तरीके से आपको सफलता दिला सके। ऐसा प्रयास आपको करना पड़ेगा जो औरों से बेहतर आपको बना सके, क्योंकि 13,69,000 फॉर्म करीब भर चुके हैं, उसमें आपको सफलता मिलना मुश्किल है अगर आप सच्चे दिल से मेहनत नहीं करेंगे। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। हियर वी आर विद अनदर कैप्सूल वीडियो, कैप्सूल नंबर 25। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपी जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। हम 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन वीडियो को अभी तक नहीं देख रहे हैं तो आप देखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे डेफिनेटली बहुत आगे और बहुत ही आगे निकल जाएंगे, जहाँ पे उनको रेस में पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो आप अगर इस कैप्सूल वीडियो को अभी तक नहीं देख रहे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के कैप्सूल वीडियो आप देख सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे बाकी के वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट या वीडियो अपलोड हो या कैप्सूल वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों और सजीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो ऐसी शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। नाम से ही पूरी मतलब वाक्य से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन शब्द साइंटिया से जो है साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, सजीव के कितने वर्ग होते हैं? तो सजीवों के 2 वर्ग होते हैं, एक जंतु वर्ग होता है, एक पादप वर्ग होता है, क्योंकि पेड़ों को भी सजीव माना गया है। और माना नहीं गया, होते भी हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, ठीक है, और ये अपना भोजन भी बनाते हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी जो होता है घास का अध्ययन कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी से लेकर व्यापम हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कुरियन, वर्जिस कुरियन को हम श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को हम मानते हैं हरित क्रांति का जनक। तो फसल उत्पादन और गेहूं उत्पादन से संबंध है हरित क्रांति का, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का उत्पादन है नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, इसी प्रकार पीली क्रांति से है जो तेल उत्पादन से है। तो ऐसे क्रांतियों को आपको याद कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर को ही हम एनियाक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो रेटिनॉल एक विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है जब हम दूध से उसकी क्रीम को बाहर कर देते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 10 उसका ये है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, एस्कॉटिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान होता है वो एस्कॉटिक विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग, इसको आपको याद रखना है। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो डॉपलर प्रभाव का उपयोग जो हम करते हैं वो ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसमें एक प्रभाव होता है डॉपलर प्रभाव, तो इसका संबंध जो है ध्वनि से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, इसको याद रखना है। बहुत ही कॉमन से साइंस के क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस आपसे पूछी नहीं जाती है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। जो हम आपको ये 1 लाइनर बता रहे हैं इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। हम आपको 50-60 कैप्सूल वीडियो में वो क्वेश्चन कवर करा देंगे ना कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ उठ के आएंगे और आपसे बनेंगे। तो आप पढ़ते रहिएगा, रिपीटेड टेलीकास्ट सुनते रहिएगा, रिपीटेड वीडियोज़ देखते रहिएगा,
PDF हमारे ग्रुप से उठा लीजिएगा। SB स्टूडियो का हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, तो हम वो आपको लिंक दे देंगे, तो आप उस वहाँ पे जुड़ के रोज़ इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी वो चीज़ है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो अगर आपने चांदी की अंगूठी पहनी है और उससे कभी कोई बिजली का वायर टच हो जाएगा तो समझिए कि जोड़ का झटका हाई जोरों से लगा, क्योंकि बहुत ही तेज़ उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसी से आपका सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पायराइट्स जो होता है, जैसे अपना वो कहते खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं, बेंटेक्स जो होता है, या बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो हम आयरन पायराइट्स को भी जानते हैं, तो अपन को आयरन पायराइट्स याद रखना है। इसे बेवकूफ़ का सोना या झूठा सोना भी कहते हैं। मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो पारे के कारण जो है मीना माता रोग होता है। सफ़ेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोने के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिपीटेड क्वेश्चन इन अनादर कैप्सूल वीडियो। तो ये है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 का कुल मानव मस्तिष्क हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया। तो तड़ित चालक का उपयोग क्या होता है? तो तड़ित चालक एक ऐसा यंत्र होता है लोहे की रॉड का या छड़ का, जो घरों के ऊपर लगा दिया जाता है सबसे ऊपरी भाग पर, जैसे छप्पर होता है उसके ऊपरी भाग पर, या जो घर बना है उसकी जो छत होती है, तो वहाँ पे एक त्रिशूल आकार का जो एक लोहे का जो लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि बरसात के समय में जो बिजली तड़कती है या जो बिजली गिरती है, तो तड़ित चालक लगा होने की वजह से उस बिजली का सारा आवेश उस तड़ित चालक में समा जाता है और उससे एक नेगेटिव फोर्स बनता है, तो वो बिजली जो है उस घर पे नहीं गिरती है जिस घर के ऊपर तड़ित चालक लगा होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि तड़ित चालक का उपयोग क्या होता है। तो तड़ित चालक लगे होने की वजह से बड़ी बड़ी इमारतों को और मंदिरों को और मस्जिदों को और तमाम प्रकार के जो बिल्डिंग्स हैं और जो भी हमारा एरिया है उसको जो है वहाँ पे बिजली गिरने से बचाता है ये तड़ित चालक। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हमारा हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन बम के बाद हम बात करते हैं परमाणु बम की, तो परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, ऐसे आपको याद रखना है। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो तेल आता है अपना, पेट्रोल आता है, ईंधन आता है, वो जब इंटरनेशनल मार्केट में जब परचेस किया जाता है या सेल आउट किया जाता है तो वो बैरल में होता है। तो एक बैरल कितने का होता है? तो एक बैरल जो कितने लीटर का होता है? तो 159 लीटर इज इक्वल टू 1 बैरल। ये आपको याद रखना है कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला जो होता है, बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, तमाम प्रकार के रोगों के निवारण में अति आवश्यक पौधा होता है। आंवले का फल, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जूस, आंवले का एवरी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी मतलब आंवले का जो भी पार्ट होता है, आंवले की जड़ें, आंवले का पेल, आंवले की पत्तियां, पूरा पेड़ जो होता है औषधीय रूप से और मेडिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो शासकीय भारतीय डॉक्टर जो है आंवले को बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान, कमान को गोली मार दो वो हटा दो वहाँ से, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? वो कमान की जगह तापमान है उसको सुधार लीजिएगा, तापमान समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों समान होते हैं, ठीक है। अगर दोनों को हम -40 पर ले जाएंगे तो ये समान हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, हमारा कुछ 8 मिनट के लगभग समय हो गया है, कोई बात नहीं, हमने बहुत प्यारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं, जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो हनुवंतिया टापू है, जैसे मतलब जो खंडवा पे जो नर्मदा नदी बहती है, बांधान बना के एक ऐसा टापू विकसित हो गया है कि चारों तरफ नर्मदा नदी है, बीच में एक टापू है। तो जल क्रीड़ा के पर्याय से या पर्यटक स्थल या पिकनिक स्पॉट कह लीजिए, तो वहाँ पर जल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो वो हनुवंतिया टापू है जो कि खंडवा में मौजूद है, इंदिरा सागर बांध के पास में है ये। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क
कहाँ पर लगाया गया है, तो ये मंदसौर में ऑलरेडी लगाया गया है हाल में, और ये कटनी में भी लगने वाला है, इसको भी आप याद रखिएगा। मेघदूत किसकी रचना है और इसमें क्या वर्णन किया गया है? यह एक कालिदास की रचना है और इसमें उज्जैन की सुंदरता का वर्णन किया गया है कालिदास को। और कालिदास को हम क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मध्य प्रदेश में अधिकतम उद्योग घनत्व कहाँ पर है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादातर कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो ये मुरैना में भी है, जबलपुर में भी है, खजुराहो में भी है, और यहाँ पे देवी दुर्गा को समर्पित ये मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। मराठा बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ पर है? तो खरगोन जिले के रावरखेड़ी में जो है मराठा बाजीराव की समाधि स्थल मौजूद है। साथ ही नवग्रह मंदिर भी पूछा जाता है, तो वो आपका खरगोन जिले में है, ना कि उज्जैन में। इसको आपको याद रखना है। कजलीगढ़ का किला कहाँ पर मौजूद है? तो ये हमारा इंदौर में मौजूद है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बैतूल से निकलती है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद वादक थे। अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो रतलाम जिला है। कोरबा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में कोरबा जनजाति पाई जाती है। और कोरबा जनजाति के लोग अपनी पंचायत को क्या कहते हैं? तो वो मैसारी कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में हमारी कोरबा जनजाति पाई जाती है। और ये क्वेश्चन एक और बनता है कि कोरबा जनजाति के लोग अपनी पंचायत को क्या कहते हैं? तो ये लोग मैसारी कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया? तो ये गुप्त वंश के द्वारा कराया गया। पीर बुधन का मेला कितने दिन का लगता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो पीर बुधन का मेला जो है 5 दिन तक चलता है, इसको आपको याद रखना है। नॉर्दर्न कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये सिंगरौली ज़िले में नॉर्दर्न कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है। राम रोटी योजना कब प्रारंभ करी गई, जिसे अब दीनदयाल रोटी योजना में सम्मिलित कर दिया गया है? तो ये 2010 में चालू की गई थी, जिसमें राम रोटी योजना में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना दिया जाता था, और अब दीनदयाल रोटी योजना में जो है 5 रुपये प्रति व्यक्ति या प्रति थाली के हिसाब से खाना दिया जाता है। चांदनी ताप गृह की शुरुआत 1953 में किस लिए की गई थी? तो ये नेपर नगर पेपर मिल को बिजली देता है। लगभग 17 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है इससे, जिससे नेपर नगर का पेपर मिल चलता है चांदनी तापगृह की मदद से। मध्य प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन थे? इसके पहले महानिरीक्षक का पद होता था, तो बीजी घाटे थे। और उसके बाद अब बीपी दुबे आए, तो ये जो हैं अपने पहले डीजीपी थे। ठीक है, हाल ही में चर्चित एंटीलिया केस में जेलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिली थी, जिसमें बहुत सारी ट्रेजेडी और बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। जेलेटिन है क्या एक्चुअली में? तो जेलेटिन इज़ अ एक्सप्लोसिव, ये एक विस्फोटक पदार्थ है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि जो विषय वस्तु चर्चित होती है ना, तो उससे प्रश्न बनना लाजमी है। ठीक है, बिंग्स फ्लावर पक्षी किस नदी के किनारे पाया जाता है? नर्मदा, नमामि देवी नर्मदे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो है विंग्स फ्लावर पक्षी पाया जाता है। ठीक है, पीतल की नगरी किसे कहते हैं? जो कि मेरा गृह जिला है, तो हमारा पीतल की नगरी जो है दमोह को कहते हैं, जो रानी दमयंती का भी इलाका माना जाता है। बटियागढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है? तो बटियागढ़ जो है वो दमोह ज़िले की एक तहसील है, वहाँ पे बटियागढ़ का किला मौजूद है, और ये भी दमोह ज़िला में है। कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है? तो श्योपुर ज़िला जो है कुपोषण के लिए भी प्रसिद्ध है और अपनी कास्ट कला के लिए भी प्रसिद्ध है। और जब ये कुपोषण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे हम मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं, क्योंकि विश्व में एक देश है इथोपिया जो कुपोषण से परेशान है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, तो इसे हम मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं कुपोषण के कारण। बजरंगगढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है? तो गुना ज़िले में बजरंगगढ़ का किला मौजूद है। 11 पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो ये विदिशा ज़िले में है। मध्य प्रदेश का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं? तो दामोदर पुरोहित को हम मध्य प्रदेश का सहकारिता पुरुष कहते हैं। इति श्री रेवा खंडे हो गया आज के कैप्सूल का। ये थे पूरे 51 क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन मतलब एक बोनस में रख दिया, एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये PDF चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको एक ग्रुप की लिंक शेयर करेंगे, वहाँ पर जुड़िए और PDF को प्राप्त करिए। क्वेश्चन का रिवीजन करना हो तो प्लेलिस्ट में जाके फिर से इस कैप्सूल वीडियो को देखिए। अच्छा लगा है तो यहाँ तक की मेहनत के लिए एक लाइक ठोकना तो बनता है, तो लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा वीडियो में। हम वीडियो को इतना ही करते हैं क्योंकि लंबाई बहुत बढ़ रही है वीडियो की, 13 मिनट और ये देखिए 14 मिनट हो गए हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।